गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। मैट्रिक्स क्लासेस के अंदर आपका वेलकम है। अपने लास्ट क्लास के अंदर अपन एनिमल टिश्यू पढ़ रहे थे। उसके अंदर आपको एनिमल टिश्यू के बारे में उसके प्रकार बताया कि सिलेबस में कौन कौन से हैं, जिसमें फर्स्ट था एपिथेलियल टिश्यू, उपकला ऊतक, सेकंड था कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक, थर्ड था पेशी ऊतक मस्कुलर टिश्यू और फोर्थ था तंत्रिका ऊतक नर्व टिश्यू। अपने फर्स्ट एपिथेलियल टिश्यू कंप्लीट हो चुका था, उसमें एग्जाम्पल भी फोकस करना था, बता दिया था कि कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं। सेकंड अपना टिश्यू आता है कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक कनेक्टिव टिश्यू। अब जो संयोजी ऊतक होता है, ये संयोजी ऊतक होता है क्या काम करता है? संयोज कनेक्ट करना। मतलब ये क्या करता है? बॉडी के अंदर अंगों को आपस में कनेक्ट करने का, जोड़ने का, परस्पर जोड़े रखने का कार्य करता है। अंगों को परस्पर कनेक्ट करने का कार्य करता है कौन? कनेक्टिव टिश्यू। इस कनेक्टिव टिश्यू में कौन आते हैं? ब्लड आता है, लिम्फ आता है। ब्लड लिम्फ ये इंपॉर्टेंट है। ये दोनों क्या है? तरल संयोजी ऊतक है, लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं, इसलिए तरल अंगों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, इसलिए संयोजी ऊतक। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पहला क्वेश्चन ये बनता है कि निम्न में से कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, या पूछ लेंगे निम्न में से तरल संयोजी ऊतक है, तो उसमें आपको ब्लड और लिम्फ जो लसिका है ये दोनों करना है। अभी बताएंगे आगे कि लसिका क्या होती है। फिर क्वेश्चन बनता है कि जो कनेक्टिव टिश्यू होता है ये ओरिजिन के बेस पर कैसे होता है? मेसोडर्मल होता है। पिछली क्लास में अपने पढ़ा था जो एपिथेलियल टिश्यू होता है, ये एपिथेलियल टिश्यू ओरिजिन के बेस पर कैसा होता है? एक्टोडर्मल होता है। जबकि यहाँ जो कनेक्टिव टिश्यू है ये उत्पत्ति के आधार पर कैसा होता है? मेसोडर्मल। भ्रूण की जो मेसोडर्मल स्टेज होती है वहां से क्या होता है? इसका ओरिजिन होता है। बॉडी के 30% भाग का निर्माण ये कनेक्टिव टिश्यू करता है। बॉडी का 30% भाग किससे बना होता है? कनेक्टिव टिश्यू से। कनेक्टिव टिश्यू होता है, इसमें विभिन्न प्रकार की सेल्स पाई जाती है। कनेक्टिव टिश्यू में विभिन्न प्रकार की सेल्स पाई जाती है। कौन कौन सी सेल्स होती है? मैक्रोफेजेज, फाइब्रोब्लास्ट, मास्ट कोशिकाएं, प्लाज्मा सेल्स और लसिका कोशिकाएं। इन कोशिकाओं का काम होता है जीवाणुओं का भक्षण करना, नष्ट करना, एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कुछ होती है इसके अंदर ब्लड की क्लोटिंग में हेल्प करती है। मतलब ये सारी सेल्स कहाँ पाई जा रही है? कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। कौन कौन सी हो गई? मैक्रोफेजेज है, फाइब्रोब्लास्ट है, मास्ट सेल्स होती है, प्लाज्मा सेल्स होती है और लसिका सेल्स होती है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे ब्लड की, ब्लड और प्लाज्मा की। ब्लड क्या है? एक लिक्विड है, तरल है, तरल पदार्थ होता है जो गहरे लाल रंग का होता है। देखिए अपन सेकंड कंपैरिजन करते हैं लिम्फ की, लसिका की। तो ब्लड देखने में कैसा होता है? ब्लड और लिम्फ दोनों ही लिक्विड होते हैं, दोनों ही तरल होते हैं। लेकिन जो ब्लड होता है ये तरल संयोजी ऊतक है, ये भी तरल संयोजी ऊतक है। लेकिन लिम्फ क्या है? ये छना हुआ ब्लड है, छनित्र जो छना हुआ फिल्टर किया हुआ ब्लड है। कौन सा? लिम्फ। कैसे? जैसे ब्लड होता है, पहचान कैसे कर सकते हैं? गहरे लाल रंग का होता है। लिम्फ की बात करते हैं तो लिम्फ एक रंगहीन टिश्यू है, क्योंकि ब्लड जब छनेगा, ब्लड को छानेंगे तो उसमें से आरबीसी निकल जाएगी, केवल क्या रह जाएगी? डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी कैसी होती है? व्हाइट होती है। प्लेटलेट्स होती है, इनकी भी कोई कलर नहीं होता है। इस प्रकार एक रंगहीन टिश्यू है। आज से क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं कि निम्न में से रंगहीन कलरलेस टिश्यू है। कौन सा है कलरलेस टिश्यू? लिम्फ। लिम्फ को बोला जाता है लसिका। लिम्फ को क्या कहा जाता है? लसिका कहा जाता है। रंगीन टिश्यू है। ब्लड होता है, इसमें जो आरबीसी होती है वो क्या होती है? अधिक होती है, मैक्सिमम होती है। और डब्ल्यूबीसी क्या होती है? आरबीसी कंपैरिजन में क्या होती है? कम होती है। जबकि लिम्फ की बात करें तो लिम्फ के अंदर आरबीसी तो क्या होती है? होती नहीं है, लेकिन जो डब्ल्यूबीसी है ये मैक्सिमम मात्रा में होती है। इन दोनों में जो कंपैरिजन बता रही हूँ वहां से हर एक लाइन से क्वेश्चन बनने की संभावना बनती है कि जो लिम्फ होता है उसमें आरबीसी होती है अनुपस्थित, आरबीसी होती नहीं है। मैक्सिमम मात्रा में क्या पाई जाती है? डब्ल्यूबीसी होती है। यहाँ से क्वेश्चन कर सकते हैं कि जो ब्लड होता है उसमें लिम्फ की तुलना में आरबीसी अधिक होती है या डब्ल्यूबीसी अधिक होती है, क्योंकि कलरलेस पार्ट से आपको याद रखना है कि आरबीसी क्या होती है? लिम्फ में अनुपस्थित होती है। क्योंकि जब ब्लड को छाना जाएगा तो उसमें आरबीसी अलग हो जाएगी और उस छने हुए भाग में क्या है?
WBC है। जो ब्लड होता है इसमें प्रोटीन की मात्रा होती है जो क्या होती है, मैक्सिमम होती है। प्रोटीन की मात्रा क्या होती है, मैक्सिमम। लेकिन जो लिम्फ होता है, लिम्फ के अंदर जो प्रोटीन की मात्रा होती है वो क्या होती है, मिनिमम होती है। प्रोटीन क्या होता है, मिनिमम। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि जो प्रोटीन होती है वो ब्लड में ज्यादा होती है, लिम्फ के अंदर वो होती है ब्लड के अंदर। ब्लड होता है इसमें CO2 और जो ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट होती है, अमोनिया है, यूरिया है, ये नॉर्मल मात्रा में होता है। लेकिन लिम्फ के अंदर जो CO2 और ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट होता है वो मैक्सिमम मात्रा में होता है। इस कंपैरिजन से पहला क्वेश्चन तो रंगीन टिश्यू कौन सा है, लिम्फ है। दूसरा क्वेश्चन WBC RBC से पूछा जाएगा और लास्ट क्वेश्चन बनेगा यहाँ से प्रोटीन मैक्सिमम ब्लड में होती है या लिम्फ के अंदर, किसमें होती है, ब्लड में। अब हम बात करते हैं कि ब्लड कैसा है। एक लाल रंग का तरह संयोजी ऊतक है। ये लाल रंग का होने का कारण क्या है, इसमें एक श्वसन वर्णक पाया जाएगा। उस श्वसन वर्णक को कहा जाता है हीमोग्लोबिन। क्या कहा जाता है, हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन क्या है, एक श्वसन वर्णक है। श्वसन वर्णक जो श्वसन में क्या करेगा, सहायता देगा। हीमोग्लोबिन होता है, यदि इसके अंदर देखा जाए तो इसके अंदर 95%, अच्छा क्वेश्चन बनेगा यहाँ से कि हीमोग्लोबिन में 95% तो कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, ग्लोबिन प्रोटीन और 5% क्या पाया जाता है इसमें, हिमरंजक पाया जाता है। क्या पाया जाता है, हिमरंजक। अच्छा क्वेश्चन बनता है हीमोग्लोबिन क्या है, एक श्वसन वर्णक है जो किसमें पाया जाता है, ब्लड में पाया जाता है, जिसके कारण ब्लड का रंग कैसा होता है, लाल होता है। हीमोग्लोबिन का ये पार्ट करेंगे तो इसके हीमोग्लोबिन के अंदर 95%, ये क्वेश्चन यहाँ से अच्छा है, पूछा गया है क्वेश्चन कि हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन कितना परसेंट होता है, 95%, और 5% क्या होता है, हिम क्या है, रंजक है। हीमोग्लोबिन में कौन सी मेटल पाई जाती है, आयरन, लोहा, Fe+2। क्या पाया जाता है, Fe+2, ठीक है, आयरन। ऐसे दोनों स्टेज में होता है Fe+2 और Fe+3, लेकिन +2 तो पाया जाता है लोहा में, जो बोन्स के अंदर ब्लड होता है उसमें, और जो मसल्स होती है, जो मांसपेशियां होती है, उसमें जो ब्लड होता है उसमें जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है उसका नाम होता है मायोग्लोबिन। उन मांसपेशियों मायोग्लोबिन होता है, उसके अंदर भी रेड कलर वो जो पिगमेंट होता है वो मायोग्लोबिन, और उसमें अंदर ये होता है कि उसमें किस स्टेज में होता है, Fe+3। तो आयरन, हीमोग्लोबिन, आयरन के प्रेजेंट में किसका निर्माण होगा, हीमोग्लोबिन का निर्माण होगा। ये हीमोग्लोबिन क्या करता है, जब श्वसन की क्रिया होती है तो उस कंडीशन में ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड होता है। किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स एक साथ कितने O2 के साथ बाइंड होता है, 4 O2 अणु को अपने साथ बाइंड करता है। यहाँ से बच्चा क्वेश्चन बनता है कि एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स अपने साथ कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को बाइंड करता है, 4 को। जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो जाता है तो ये एक अस्थायी यौगिक का निर्माण करता है। किस टाइप की यौगिक का, एक अनस्टेबल कंपाउंड अस्थायी यौगिक का निर्माण करता है, जिसे कहा जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या कहा जाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन विखंडित होकर किसमें डिवाइड हो जाता है, बॉडी के अदर पार्ट्स में क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। O2 क्या हो जाती है, बॉडी के अन्य पार्ट्स तक क्या हो जाती है, टूट के पहुंच जाती है। इस प्रकार ये श्वसन वर्णक है, अस्थायी यौगिक है। ब्लड होता है तो काम हो गया इसका ट्रांसपोर्टेशन का, यहाँ परिवहन का काम कर रहा है। अगर ब्लड की बात करें तो ब्लड होता है, यदि देखा जाए तो इसमें कार्पसेस पाई जाती है। ब्लड का जो पार्ट होता है बॉडी का, जो ब्लड होता है, यदि इसका केमिकल कंपोजिशन देखा जाए, इसका संगठन देखा जाए तो इसके अंदर ये कार्पसेल्स और प्लाज्मा दो कंपोजिशन बना होता है। दो भाग होते हैं इसके, रक्त कणिकाएं और प्लाज्मा। टोटल ब्लड का 55% भाग किससे बना होता है, प्लाज्मा से। अपन टोटल ब्लड की बात कर रहे हैं, टोटल ब्लड का 55% भाग किसका बना होता है, प्लाज्मा का। या जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा कितना परसेंट, 55%।
इसके अलावा अपने ब्लड की यदि पीएच देखी जाए, ब्लड का पीएच पैमाना देखा जाए तो कितना होता है 7.4। अच्छा क्वेश्चन बनता है, रक्त का पीएच कितना होता है 7.4। तो माध्यम पूछा जाए ब्लड का, तो माध्यम 7 में तो न्यूट्रल होता है, 7 से अबव आ रहा है तो क्षारीय कैसा होता है, क्षारीय, क्षारीय हल्का क्षारीय, हल्का क्षारीय होता है। प्लाज्मा, इसकी भी पीएच ऑल्फा में इतनी होती है 7.35 से 7.4 तक होती है। ब्लड का पीएच होता है 7.4, एल्कलाइन होता है, क्षारीय होता है। फिर बात करते हैं कि ब्लड जो कार्पस्कल्स होती है ये कितने परसेंट भाग हो, 45% भाग ब्लड का कौन बनाती है, रक्त कणिकाएं। अब जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा का काम क्या होता है ब्लड के अंदर, ब्लड को जब सेपरेट किया जाएगा तो उसमें कार्पस्कल्स 45%, 55% क्या होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा का काम होता है ट्रांसपोर्टेशन करना, उत्सर्जन, हार्मोन्स, पचा हुआ जो भोजन है उसको एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाने में जो हेल्प करता है वो कौन होता है, प्लाज्मा। इसके अलावा कुछ प्रोटीन्स हैं जिनका निर्माण तो होता है लीवर के अंदर, लेकिन वो पाई कहाँ जाती है, प्लाज्मा के अंदर। जैसे फाइब्रिनोजन प्रोटीन है, थ्रोम्बिन प्रोटीन है, हिपेरिन प्रोटीन है, ये प्रोटीन्स कहाँ पाई जाती है, प्लाज्मा में पाई जाती है। तो प्लाज्मा एक रंगहीन लिक्विड ही होता है, रंगहीन पदार्थ होता है, किसका पार्ट होता है, ब्लड का होता है। ब्लड कार्पस्कल्स रक्त कणिकाएं, कार्पस्कल्स कणिकाएं, इनको कार्पस्कल्स क्यों कहा गया, कार्पस्कल्स इसलिए कहा गया क्योंकि इनका लाइफ स्पेन फिक्स होता है, इनका जीवन काल फिक्स होता है। जैसे आरबीसी का 120 दिन होता है, इसी प्रकार डब्ल्यूबीसी होती है, इसका 10 से 13 दिन होता है, प्लेटलेट्स का 1 वीक होता है। इतना फिक्स टाइम होता है इन्हें जिंदा रहने का, उसके बाद में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है और फिर से इसका नए सिरे से क्या होता है, निर्माण हो जाता है। इसलिए इन्हें क्या कहा गया है, कार्पस्कल्स। ब्लड कार्पस्कल्स रक्त कणिकाएं होती है, ये 3 प्रकार की होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी है रेड ब्लड कार्पस्कल्स, जिनको क्या कहा जाता है, इरिथ्रोसाइट्स। क्या कहा जाता है, इरिथ्रोसाइट्स। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आरबीसी का अन्य नाम क्या होता है, इरिथ्रोसाइट्स। ब्लड में मैक्सिमम मात्रा में पाई जाने वाली कार्पस्कल्स कौन सी होती है, आरबीसी। जो डब्ल्यूबीसी होती है इनको बोला जाता है व्हाइट ब्लड कार्पस्कल्स, श्वेत रक्त कणिकाएं। इन श्वेत रक्त कणिकाओं को क्या कहा जाता है, ल्यूकोसाइट्स। क्या कहा जाता है, ल्यूकोसाइट्स। इस प्रकार 3rd प्रकार की होती है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का अन्य नाम क्या होता है, थ्रोम्बोसाइट्स। अच्छे क्वेश्चन बनते हैं अन्य नाम से। इरिथ्रोसाइट्स किसे कहा जाता है, आरबीसी। ल्यूकोसाइट्स किसे कहा जाता है, डब्ल्यूबीसी। प्लेटलेट्स इनका अन्य नाम क्या होता है, थ्रोम्बोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स। जो आरबीसी या जो इरिथ्रोसाइट्स की बात करें तो इनकी संख्या क्या होती है, मैक्सिमम होती है। अधिकांश ब्लड का जो भाग बनाने वाली वो होती है आरबीसी होती है। आरबीसी की यदि संख्या देखी जाए तो मेल फीमेल की बात करें तो मेल में फीमेल के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। मेल में कम होने का रीज़न क्या है, मेल में ज़्यादा होती है, फीमेल में कम होती है आरबीसी। फीमेल में कम होने का कारण क्या है, क्योंकि फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान कंटिन्यू क्या होता है, ब्लड का बॉडी से बाहर सिक्रेशन होता जाता है, जिसके कारण ब्लड का क्या होता है, लॉस होता है। और सेकंड इसका रीजन जो बॉडी वेट होता है, जो फीमेल का मेल के कंपैरिजन में क्या होता है, कम होता है। तो आरबीसी इनका मेन काम क्या होता है, इसकी जो अगर साइज देखी जाए तो दिखने में कैसी होती है, इसके दिखने में होती है ये बाइकॉन्केव, उभयावतल। कैसी होती है, बाइकॉन्केव टाइप की होती है आरबीसी। जो आरबीसी होता है इसमें केंद्रक नहीं होती है। आरबीसी में क्या होता है, केंद्रक अनुपस्थित होता है। लेकिन आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित होता है, लेकिन 2 इसके अपवाद हैं, एक तो है ऊंट और एक है लंबा। एक तो है ऊंट कैमल और एक है लंबा, ऊंट और लंबा। लंबा क्या होता है, लंबा कैसा प्राणी है, पहाड़ी इलाकों में पाए जाने वाले एक छोटी साइज का कैमल जैसा ही होता है, जिसको लंबा कहा जाता है। इन दोनों की आरबीसी में क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। जबकि अन्य अदर्स मेमर्स की जो आरबीसी में केंद्रक होता है क्या होता है, अनुपस्थित होता है। तो ये अपवाद हो गया ऊंट और लंबा। आरबीसी होती है, इसका मेन काम क्या होता है, मेन काम होता है इसका
O2 को ट्रांसपोर्टेशन करना, O2 CO2 को ट्रांसपोर्टेशन करने का काम करती है इरिथ्रोसाइट्स आरबीसी। यहाँ से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है आरबीसी से कि आरबीसी की जो आरबीसी होती है ये एक के ऊपर एक सिक्के के फॉर्म में अरेंजमेंट व्यवस्थित होती है, जिसे क्या कहा जाता है, रोलेक्स। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है ये कि रोलेक्स आरबीसी एक सिक्के के ढेर के रूप में एक के ऊपर एक संरचना के रूप में जो अपनी स्ट्रक्चर बनाते हैं उसे क्या बोलेंगे, रोलेक्स। क्या बोलते हैं, रोलेक्स। मतलब आरबीसी का आपस में चिपकना एक के ऊपर एक परत के रूप में, जिसे क्या कहा जाता है, रोलेक्स। अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से पूछ लिया जाता है, रोलेक्स पूछा भी गया है। इसके अलावा जो आरबीसी की जो मेम्ब्रेन होती है, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेंगे आपसे कि आरबीसी होती है, इसकी जो मेम्ब्रेन होती है, परत होती है, इसके ऊपर उसकी जो लेयर्स होती है, इसको क्या कहा जाता है, डोनन झिल्ली। डोनन झिल्ली अच्छा क्वेश्चन बनता है। जैसे रिक्तिका होती है ना पादप कोशिका में, उसके चारों तरफ जो रिक्तिका के चारों तरफ जो आवरण जो कवरिंग होती है उसको बोला जाता है टोनोप्लास्ट। इसी प्रकार आरबीसी की जो कवरिंग होती है, जो आवरण होता है, उस लेयर को क्या कहा जाता है, डोनन झिल्ली। डोनन झिल्ली। इसके अलावा रोलेक्स क्वेश्चन बन गया, डोनन झिल्ली हो गई। आरबीसी कॉर्नर नाम क्या है, इरिथ्रोसाइट्स है। आरबीसी का रेड कलर होता है, कारण क्या है, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। आरबीसी का जीवन काल होता है, फिक्स होता है, कितना होता है, 120 दिन। ये आरबीसी, इससे पहले अपन बात कर रहे थे कि ब्लड बनता कहाँ है, ब्लड बनता है अस्थि मज्जा के अंदर। अस्थि मज्जा, बोन मेरो, अस्थि मज्जा किसे बोलेंगे, जो बोन्स होती है, जो बोन्स जो हड्डियां होती है, उसके जो सिरे वाले भाग होते हैं, उसमें जो खोखली कैविटी होती है बोन्स के मध्य, उसके जो टिप वाले पार्ट होते हैं, वहां पे किसका फॉर्मेशन होता है, ब्लड का फॉर्मेशन होता है। लेकिन भ्रूणीय अवस्था की बात करें, भ्रूणीय अवस्था के अंदर ब्लड कहाँ बनता है, भ्रूणीय अवस्था में ब्लड बनता है लीवर, यकृत, इसके अलावा थाइमस ग्लैंड है, लसिका ग्रंथि है, पलिया है, इनमें क्या बनता है, ब्लड बनता है। भ्रूणीय अवस्था में बोन मेरो में क्यों नहीं बनता है, क्योंकि भ्रूणीय अवस्था में हड्डियां पूरी तरह से क्या नहीं होती है, विकसित नहीं होती है। बच्चों में हड्डियों की संख्या क्या होती है, ज्यादा होती है, 270 के समथिंग होती है। जब एडल्ट फॉर्म में बन जाता है तो 206 रह जाती है। ये हड्डियां बाद में क्या हो जाती है, एक दूसरे से जुड़ जाती है। तो भ्रूणीय अवस्था के अंदर हड्डियां पूरी तरह से मेच्योर नहीं होती है, इस कारण ब्लड कहाँ बनता है भ्रूणीय अवस्था में, यकृत में, पलिहा में, थाइमस ग्रंथि में और लसिका गांठों में। इन 4 भागों को आपको ध्यान में रखना है। पीडीएफ के अंदर नोट्स में आपको ये सारी चीजें जो मैं वहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी, अच्छे से आप नोट कर लेना, रीड कर लेना। तो अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है, ब्लड का। तो उसमें पूछ लिया कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में। लेकिन भ्रूणीय अवस्था में पूछे तो 4 ऑप्शन याद रखने, थाइमस, यकृत, पलिया और लसिका ग्रंथियां। आरबीसी की जब कमी हो जाती है, जब बॉडी के अंदर आरबीसी की कमी हो जाती है ब्लड के अंदर, तो कौन सा रोग हो जाता है, एनीमिया। कौन सा रोग हो जाता है, एनीमिया, एनीमिया रोग। तो इस कमी की पूर्ति के लिए जो आयरन युक्त चीजें होती है वो ज्यादा खानी चाहिए, क्योंकि आयरन बॉडी में जाके ब्लड में किसका फॉर्मेशन करेगा, हीमोग्लोबिन का। और हीमोग्लोबिन जो किस में पाई जाती है, आरबीसी में पिगमेंट्स के रूप में पाया जाता है। ठीक है, तो ये है आरबीसी। तो इसका मेन काम हो गया, इरिथ्रोसाइट्स अन्य नाम हो गया, रोलेक्स। क्वेश्चन आरबीसी से पूरा फोकस करना है रोलेक्स पे, डोनन झिल्ली पे, हीमोग्लोबिन पे। एक इसका कार्य, जीवन काल 120 दिन, निर्माण अस्थि मज्जा में, भ्रूणीय अवस्था में आपको बता दिया है। फिर नेक्स्ट अपन चलते हैं किस पे, डब्ल्यूबीसी पे। डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कणिकाएं, इनका क्या नाम होता है, अदर नेम क्या होता है, ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स होता है, इनका भी जीवन काल फिक्स होता है, ये 10 से 13 दिन तक ही जीवित रहती है, उसके बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है। जो डब्ल्यूबीसी होती है, इनकी संख्या आरबीसी की तुलना में कम होती है। इनकी संख्या 6000 से 9000 के समथिंग की होती है, जबकि आरबीसी की संख्या लाखों में होती है। 6000 से 9000 की समथिंग होती है ल्यूकोसाइट्स। इनकी संख्या से क्वेश्चन नहीं पुटअप होता है। एक क्वेश्चन बनने के लिए इसके जो प्रकाश होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डब्ल्यूबीसी होती है, इसका मेन काम होता है, ये इनको सैनिक कणिकाएं भी कहा जाता है, सोल्जर कार्पसस, सैनिक। ये सैनिक होते हैं, उनका क्या काम होता है, बॉर्डर पे खड़े रह के रक्षा करना। इसी प्रकार यहाँ पे अपनी जो
बॉडी होती है, बॉडी की जो एपिडर्मिस लेयर होती है, जो इसके अंदर एक सैनिक के रूप में ये तैयार रहती है कि बाहर से कोई भी बैक्टीरिया वायरस आता है तो तुरंत इसको भक्षण करके ये क्या कर देती है, नष्ट कर देती है। व्यक्ति में जब ये कमजोर हो जाती है, इनकी संख्या कम हो जाती है WBC की, तो व्यक्ति रोग से ग्रसित हो जाता है। यदि किसी व्यक्ति के अंदर WBC अच्छी क्वांटिटी के अंदर है, अच्छे से वर्क कर रही है, तो उस व्यक्ति के जल्दी बीमार होने के चांस कम रहते हैं। और जिन व्यक्तियों में WBC की संख्या कम हो जाती है तो उस कंडीशन में वो जो बैक्टीरिया है, वायरस है, तुरंत बॉडी में प्रवेश कर जाते हैं। तो WBC होती है अपने इम्यून सिस्टम को बनाती है, अपना जो प्रतिरक्षा तंत्र के निर्माण में क्या करती है, हेल्प करती है। बहुत ज्यादा रोल होता है इनका WBC का। WBC को सैनिक कणिकाएं भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम में कि सैनिक कणिकाएं, सोल्जर्स कार्पसल्स किसे कहा जाता है, WBC को। WBC के 5 प्रकार होते हैं। ये प्रकार के साथ आप बांटे गए हैं कि WBC की जो शेप देखेंगे तो इसमें कुछ में कणिकाएं होती है, कुछ में कणिकाएं नहीं होती है। जिनमें कणिकाएं होती है उन्हीं कणिका में ग्रेनुलोसाइट्स, जिनमें कणिका नहीं होती है उन्हें एग्रेनुलोसाइट्स या कणिका में बोल दिया जाता है। तो जो ग्रेनुलोसाइट्स वो WBC जिनमें कणिकाएं हैं उन्हें क्या कहा जाता है, ग्रेनुलोसाइट्स। ये ग्रेनुलोसाइट्स कितने प्रकार की होती है, ये होती है कितने प्रकार की, 3 प्रकार की, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स, इनके जो प्रकार होते हैं यो बेसो न्यूट्रोफिल्स, ये जो स्टेनिंग है जब इनको अभिरंजित के प्रकार के आधार पर, इनकी जो नेचर की प्रवृत्ति के आधार पर 3 टाइप में डिवाइड कर दिया। इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स जो बेसिक नेचर की होती है, एसिडिक नेचर की होती है, न्यूट्रल होती है। तो इसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो न्यूट्रोफिल्स है। एक इओसिनोफिल्स है, इनको भी देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट है ये भी। इओसिनोफिल्स होती है, इसका काम आपको ध्यान में रखना है, ये अपनी जो इम्यूनिटी पावर है, इम्यूनिटी पावर के साथ में ही जो एलर्जी होती है, एलर्जी के लिए क्या होती है, ये रिस्पॉन्सिबल होती है। जो व्यक्ति तुरंत डस्ट है, मतलब जैसे धुआं है, स्मोक है, इसे तुरंत अपनी बॉडी को रिएक्ट करता है, उसके प्रति जो अपनी बॉडी का सेंस दिखाता है, इसका मीन्स उनके अंदर इओसिनोफिल्स क्या होती है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में एक्टिव है, जो एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इम्यूनिटी और एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सी WBC है, इओसिनोफिल्स। बेसोफिल्स की बात करें तो ये बेसोफिल्स होती है जो हिपेरिन, सीरोटोनिन, हिस्टामिन इन पदार्थों का क्या करती है, सहवन करती है, बेसोफिल्स। बात करते हैं न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रल टाइप की होती है। यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है न्यूट्रोफिल से कि WBC के मैक्सिमम पार्ट का निर्माण कौन सी सेल्स करती है, न्यूट्रोफिल्स करती है। ये न्यूट्रोफिल्स WBC के कितने प्रतिशत भाग का निर्माण करती है, 60 से 70% भाग का निर्माण करती है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि मैक्सिमम मात्रा में WBC का निर्माण करने वाली सेल्स कौन सी होती है, न्यूट्रोफिल्स होती है, जो कितने प्रतिशत भाग को बनाती है, 60 से 70% भाग को बनाती है। फिर बात करते हैं लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। ये प्रकार हैं किसके, एक ग्रेनुलोसाइट्स। एक ग्रेनुलोसाइट्स जिसमें कणिकाएं नहीं होती है उन्हें एकणिका में कहा जाता है। इसके 2 प्रकार हैं, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स होती है ये कितने प्रतिशत, 25 से ब्लड के 25 से 30% भाग का निर्माण कौन करती है, लिम्फोसाइट। जो लिम्फोसाइट्स होती है इनको, लिम्फोसाइट्स को माइक्रोफिलिसमेन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, माइक्रोफिलिसमेन, छोटा फिलिस वाला, छोटा फिलिस वाला। क्योंकि अपना जो इम्यून सिस्टम है उसमें जो एंटीबॉडी है उसका निर्माण कौन करता है, लिम्फोसाइट्स करता है, माइक्रोफिलिसमेन। अब आता है बड़ा फिलिस वाला जिसको मैक्रोफिलिसमेन कहा जाता है। तो पूछ सकते हैं कि मैक्रोफिलिसमेन किस एंटीबॉडी को कहा जाता है, मोनोसाइट्स को। ये लार्जेस्ट प्रकार की होती है, इनका काम होता है, मतलब किस टाइप की होती है, फेगोसाइटिक नेचर की होती है, जीवाणु को भक्षण करने का कार्य करती है। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन लिम्फोसाइट्स से सब बनता है, एंटीबॉडी का निर्माण कौन सी WBC करती है, लिम्फोसाइट्स। फेगोसाइटिक नेचर की मैक्रोफिलिसमेन कौन सी है, मोनोसाइट्स। मैक्सिमम मात्रा में WBC का निर्माण करने वाली कौन सी है, न्यूट्रोफिल्स, जो कैसी नेचर की होती है, मैक्रोफेजेस नेचर की होती है। अब देखो लिम्फोसाइट्स और WBC। लिम्फोसाइट तो एंटीबॉडी का निर्माण करती है जबकि WBC अपनी प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करती है। इस प्रकार से WBC से आगे क्वेश्चन बनते हैं
WBC का निर्माण किसमें होता है? वही बोन मेरो के अंदर जहाँ ब्लड बनता है वही क्या बनता है? WBC बन रही है, ठीक है। यह इनका जीवन काल फिक्स होता है। अब बात करते हैं प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स की। प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं, इनका भी लाइफ स्पेन कितना होता है? फिक्स होता है 1 वीक 7 से 10 दिन के पश्चात इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी संख्या 2 से 5 लाख तक होती है। 2 से 5 लाख इनकी संख्या होती है प्रति घन मिमी के अंदर। प्लेटलेट्स का अन्य नाम होता है थ्रोम्बोसाइट, जिससे बनता है। प्लेटलेट्स का अन्य नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट्स है। प्लेटलेट्स काम क्या करती है? जब चोट लग जाती है तो उस टाइम पे ब्लड फ्लो होता है, कुछ देर के पश्चात ब्लड रुक जाता है, तो उस कंडीशन में जो ब्लड रुकता है उसे बोलेंगे क्लोटिंग, स्कंदन बोलेंगे। उसमें जो हेल्प करने वाली जो सेल्स है, कार्पसल्स है, वो कौन है? प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स हैं। तो ये तो क्या करती है? ट्रांसपोर्टेशन, ये रक्षा का काम करती है, इम्यूनिटी पावर बनाती है, और ये रक्त का थक्का बनाती है। अब ये जो ब्लड के अंदर जो कार्पसल्स है, ये अपने पीक टाइम के पश्चात इनकी मृत्यु हो जाती है। तो मरने के पश्चात ये कहाँ जाती है? ये जाती है, देखो बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं, एक तो होता है पलिहार, एक क्या होता है? यकृत। तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि पलिया होता है या यकृत होता है। जैसे आरबीसी का कब्रिस्तान, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि पलिया करना है या यकृत। तो आपको मेन फोकस किस पे करना है? आज इस चीज को, गलती को आपको सुधार लेना है। हमेशा के लिए यही याद रखना है कि आरबीसी का जीवन काल या WBC का, इनका जीवन काल फिक्स होता है। ये मरने के पश्चात मैक्सिमम मात्रा में कहाँ जाती है? पलिया के अंदर जाती है। तो पहला ऑप्शन तो आपको पलिया करना है, आरबीसी का कब्रिस्तान, और दूसरा ऑप्शन आपको कुछ मात्रा में जाती है लीवर के अंदर। तो लीवर व पलिया दोनों ही हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे देखा जाए तो पलिया, दूसरे पे होता है यकृत। आपको क्वेश्चन ये दे दे कि आरबीसी का कब्रिस्तान कहाँ जाता है? पलिया, यकृत, दोनों या केवल एक? तो आपको ऑप्शन करना है, दोनों करने हैं। यदि आपको ऑप्शन के अंदर केवल पलिया मिले, यकृत नहीं मिले, तो आपको क्या करना है? पलिया करना है। यदि यकृत मिले, पलिया नहीं मिले, ऑप्शन को, आपको ऑप्शन को देख के एग्जाम में ध्यान में रखना है कि ऑप्शन में क्या दे रखा है। भाई पलिया यकृत दोनों साथ देंगे तो दोनों का ऑप्शन आएगा। यदि पलिया देंगे तो यकृत, इसके अलावा अन्य ऑप्शन नहीं देके दोनों देंगे, या पलिया ही देंगे तो पहला ऑप्शन करना आपको पलिया, दूसरा फोकस करना है यकृत पे। अगर ऑप्शन में पलिया नहीं मिले तो आपको क्या करना है? यकृत करना है। तो आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है पलिया को, और कुछ मात्रा में ये मरने के पश्चात कहाँ चली जाती है? लीवर में भी चली जाती है। तो दोनों को कहा जाता है। अब बात करते हैं अपन ब्लड क्लोटिंग। अपन कहाँ चलते हैं? ब्लड क्लोटिंग, रक्त का थक्का। ब्लड क्लोटिंग की बात करते हैं अपन। जब चोट लग जाती है, कोई फ्रैक्चर हो जाता है, तो ब्लड, तो जो अपनी जो ब्लड वेसल्स है वो फट जाती है। ब्लड थोड़ा सा वो खरोच आ गया तो ब्लड आपका जब बाहर निकलता है, तो उस कंडीशन में आपकी जो ब्लड वेसल्स है वो फट जाती है, उसकी दीवार फट जाती है, जिससे ब्लड क्या होता है? बाहर आना स्टार्ट कर जाता है। उस दौरान 2 से 5 मिनट के दौरान क्या होता है? उस दौरान 2 से 5 मिनट के दौरान वो ब्लड अपने आप रुक जाता है, अपने आप रुक जाता है। इसका मीन्स वहाँ पे कौन सी प्रोसेस हो रही है? ब्लड क्लोटिंग की प्रोसेस हो रही है, रक्त का थक्का बन रहा है। उस थक्के के बनने में जो हेल्प कर रहा है वो एक तो मेन आयन होता है कैल्शियम। तो बॉडी के अंदर कैल्शियम इंपॉर्टेंट होता है। मैक्सिमम मात्रा में यदि देखा जाए तो कैल्शियम कहाँ पाया जाता है? ब्लड में ही पाया जाता है, क्योंकि कैल्शियम उस रक्त का थक्का बनाने में, मतलब एक जाल, जहाँ चोट लगी है वहाँ पे तुरंत एक जाल बन जाता है। उस जाल को बनाने में जो हेल्प करता है वो एक तो प्रोथोम्ब्रिन, थोम्ब्रिन, कैल्शियम आयन है, विटामिन के है, ये सारी चीजें मिलकर वहाँ पे एक जाल बनाती है, जिसे आरबीसी WBC प्लेट है वो बाहर रिमूव नहीं हो पाए, बाहर नहीं निकल पाए, रक्त वहीं रुक जाता है, जिसे बोलेंगे ब्लड क्लोटिंग। इस ब्लड क्लोटिंग की बात करें तो सबसे पहले थ्रोम्बोप्लास्टिन ब्लड क्लोटिंग होगा। उसी प्रोसेस की बात करते हैं कि ब्लड क्लोटिंग होगा कैसे। सबसे पहले थ्रोम्बोप्लास्टिन है, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन के साथ प्रोथोम्ब्रिन ऐड होगा, प्रोथोम्ब्रिन के साथ कैल्शियम आयन जुड़ेगा, और ये जुड़ के क्या बनाएंगे? थ्रोम्बिन बनाएंगे। थ्रोम्बिन फिर फाइब्रिनोजन प्रोटीन के साथ क्या करेगा? क्रिया करेगा। फाइब्रिनोजन प्रोटीन कहाँ पाई जाती है? प्लाज्मा में पाई जाती है। थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन ये मिलके क्या बनाएंगे? फाइब्रिन बनाएंगे।
फाइब्रिन होती है जो कार्पसल्स के साथ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स इनके साथ मिलकर क्या बनाएंगे, रक्त का थक्का बनाएंगे। इस प्रकार से 2 से 5 मिनट के दौरान ये रक्त का थक्के बनने की क्या होती है, प्रोसेस कंप्लीट होती है। अगर कृत्रिम रूप से अपन देखें, कृत्रिम रूप से देखें कि अपनी बॉडी के अंदर, जैसे पहले बात करते हैं कि बॉडी के अंदर अपनी ब्लड जमता नहीं है, कंटिन्यू ब्लड फ्लो होता रहता है। उस कंडीशन से कितनी भी सर्दी हो, कितनी भी गर्मी हो, ब्लड की कंटिन्यूटी होती है फ्लो होने की। तो उसमें हेल्प कौन करता है, एक प्रोटीन होती है हिपेरिन, जो ब्लड को बॉडी के अंदर जमने नहीं देती है। अब जब व्यक्ति के द्वारा ब्लड डोनेट किया जाता है तो बैंकों के अंदर ब्लड को वहाँ पे सेव रखा जाता है। उस ब्लड को सेव रखने के लिए, वह खराब नहीं हो, बचाने के लिए, वह हिपेरिन तो बॉडी में ऑलरेडी बनता है लेकिन बाहर हिपेरिन ला नहीं सकते, तो इसके लिए उस ब्लड के अंदर, ब्लड बैंक में ब्लड को सुरक्षित रखने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, सोडियम या पोटेशियम ऑक्जिलेट मिलाया जाता है। अच्छा क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि ब्लड बैंकों के अंदर ब्लड को जमने से रोकने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, सोडियम या पोटेशियम ऑक्जिलेट। क्या मिलाया जाता है, सोडियम या पोटेशियम ऑक्जिलेट। ये है ब्लड क्लॉटिंग बनने की प्रोसेस। अगर आपसे ये पूछे कि ब्लड क्लॉटिंग बनने में कौन सा आयन हेल्प करता है, कैल्शियम। ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करने वाली प्रोटीन कौन सी होती है, फाइब्रिनोजन, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन ये होती है। आपसे पूछा जाए कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करने वाला विटामिन कौन सा होता है, विटामिन के होता है। इस प्रकार अपना ब्लड क्या होता है, कंप्लीट होता है। ब्लड काम क्या करता है, ब्लड के 2 मेन काम होते हैं। एक तो होता है ट्रांसपोर्टेशन का काम, एक होता है बॉडी का टेम्परेचर को बनाए रखना। अब ट्रांसपोर्टेशन है परिवहन। परिवहन मीन्स क्या होता है कि बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स है, जो जूस है, इसके अलावा जो डाइजेस्टिव फूड है, पाचक रस है, उसको बॉडी के एक पार्ट से दूसरी पार्ट तक पहुंचाने का जो ट्रांसपोर्टेशन है, गैसों का आदान प्रदान है, जैसे आरबीसी कर रही थी। इसके अलावा अपना जो इम्यूनिटी पावर है उसमें जो हेल्प कर रही थी वो कौन था, ट्रांसपोर्टेशन में मेन ब्लड का काम था ये। इसके अलावा अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर है, जैसे अपने पसीना आता है, पसीना क्यों आता है, अपने श्वेत ग्रंथियों के जरिए एक्स्ट्रा वाटर मिनरल्स है जो बॉडी से उत्सर्जित उत्पाद के रूप में बाहर निकलते हैं। ये वाटर बाहर निकलने का कारण क्या है कि अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर है इसको रेगुलेट कौन बनाता है, स्वेट ग्लैंड्स बनाता है। इसके अलावा ब्लड मतलब बॉडी के टेम्परेचर को क्या करता है, रेगुलेट करता है। ये मेन काम होते हैं ब्लड के। तो O2 को CO2 को ट्रांसपोर्टेशन करना, इसके अलावा इम्यूनिटी पावर को बनाए रखना, एंटीबॉडी का निर्माण करना, बॉडी का टेम्परेचर बनाए रखना। तो ये था आपका कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें आपको लिम्फ भी बता दिया है। एक आता है कि सीरम। ये सीरम क्या होता है, जब आगे चोट लग जाती है तो जहाँ घाव बढ़ता है वहाँ पे एक हार्ड थोड़े दिनों के पश्चात जब घाव भरने लग जाता है तो उस स्थान पे सूख जाता है, तो वहाँ पे एक लिक्विड सा जेल सा बाहर निकलता है जिसे बोला जाता है सीरम। देखो एक प्लाज्मा है, एक सीरम है। प्लाज्मा क्या है कि ब्लड का रंगहीन भाग है प्लाज्मा। इस प्लाज्मा से अगर फाइब्रिनोजन प्रोटीन को निकाल देंगे तो बचा हुआ भाग क्या कहलाता है, सीरम कहलाता है। प्लाज्मा से फाइब्रिनोजन को यदि निकाल देंगे तो बचा हुआ भाग क्या कहलाता है, सीरम कहलाता है। अब अपन बात करते हैं ब्लड ग्रुप की। इसकी बात करेंगे ब्लड ग्रुप की। रक्त समूह है। ये रक्त समूह क्या होता है कि व्यक्तियों के अंदर, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि 1900 ईस्वी की बात है तो एक वैज्ञानिक था कोल लैंड स्टीनर। वैज्ञानिक था कोल लैंड स्टीनर। ये जो कोल लैंड स्टीनर है इसने पाया कि भिन्न भिन्न व्यक्तियों में जो ब्लड है वो भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। जिसे क्या कह दिया, ब्लड ग्रुप। ये जो ब्लड ग्रुप होता है इसे बात करेंगे कि आरबीसी। आरबीसी की सतह के ऊपर एक प्रोटीन पाई जाती है, उस प्रोटीन को कहा जाता है ग्लाइकोप्रोटीन। इस ग्लाइकोप्रोटीन को कहा जाता है एंटीजन। ये एंटीजन 2 प्रकार की होती है, एंटीजन ए और एंटीजन बी होती है। इसके आधार पर ब्लड ग्रुप को 4 प्रकार में डिवाइड किया। ब्लड ग्रुप से क्वेश्चन पहला तो ये बनता है कि रक्त समूह का खोजकर्ता कौन था, कोल लैंड स्टीनर। रक्त समूह का खोजकर्ता कौन था, कोल लैंड स्टीनर। इस खोज की कब, 1900 ईस्वी में। ब्लड ग्रुप 4 प्रकार का होता है, ए बी और ओ। ये एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर क्या है, इसके प्रकार हैं। एंटीबॉडी क्या होता है, एंटीबॉडी भी एक प्रोटीन है जो प्लाज्मा में पाई जाती है। ग्लाइकोप्रोटीन है जो कहाँ पाई जाती है, प्लाज्मा में। एंटीबॉडी एंटीजन कहाँ पाई जाती है, आरबीसी के ऊपर।
तो 4 प्रकार का होता है ब्लड ग्रुप के आधार ब्लड, ए बी और ओ। ए होता है, इसमें एंटीजन केवल ए पाया जाता है और एंटीबॉडी हमेशा विपरीत होती है। याद कैसे करना है कि यदि जो ब्लड ग्रुप होगा एंटीजन वो सेम ही होगा केवल ओ को छोड़कर। जैसे ए ब्लड ग्रुप है, उस व्यक्ति में जो एंटीजन होगा कौन सा होगा, इसमें ए होगा, लेकिन एंटीबॉडी प्लाज्मा में उसकी ऑपोजिट पाई जाएगी, केवल बी। इसी प्रकार ब्लड ग्रुप बी की बात करते हैं तो जो बी होता है उसमें एंटीजन कौन सा होता है, केवल बी पाया जाता है, लेकिन एंटीबॉडी का क्या पाई, ऑपोजिट पाई जाती है, बी है तो ए। और ए बी जो ब्लड ग्रुप है इसमें ए और बी दोनों एंटीजन पाई जाती है, ए और बी दोनों एंटीजन पाई जाती है, लेकिन एंटीबॉडी क्या होती है, अनुपस्थित होती है। वो तो ज्यादा समझता है कि किस टाइप के ब्लड ग्रुप के अंदर एंटीबॉडी अनुपस्थित होती है, कौन से में, ए बी के अंदर। ओ की बात करें तो ओ के अंदर एंटीजन नहीं पाया जाता है। जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ओ होता है उसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है और एंटीबॉडी कौन सी पाई जाती है, ए और बी पाई जाती है। इस प्रकार यहाँ से ए बी और ओ इम्पोर्टेंट है, एंटीबॉडी और एंटीजन। इस प्रकार से ब्लड ग्रुप के क्या हैं, प्रकार हैं। और जो ब्लड होता है, और ब्लड की बात करें, यदि व्यक्ति को समान प्रकार की एंटीजन एंटीबॉडी वाला ब्लड एक्सचेंज कर दिया जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा, रक्त आपस में क्या होगा, क्लोट के रूप में बन जाएगा, गुच्छे के रूप में बन जाएगा और जिसे बोलेंगे एग्लूटेशन, अभिसंश्लेषणात्मक संवहन हो जाएगा, जिससे व्यक्ति की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, मतलब ब्लड गुच्छे के रूप में जम जाएगा। ठीक है, तो ये था ब्लड ग्रुप है। तो ब्लड का जो अध्ययन होता है वो विज्ञान की एक ब्रांच होती है, किसमें करते हैं, हीमेटोलॉजी। ये भी ध्यान में रखना है, ब्लड का अध्ययन क्या कहलाता है, हीमेटोलॉजी। ब्लड का अध्ययन क्या कहलाता है, हीमेटोलॉजी। ठीक है, तो ये आपका कनेक्टिव टिश्यू यहाँ पे कंप्लीट होता है, जिसमें आपको फोकस करना है ब्लड और लिम्फ पे। इसके अलावा ब्लड में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स पे, एक इसमें रोलेक्स पे, डोनन झिल्ली पे, एक लिम्फोसाइट, मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल्स, हीमोग्लोबिन, इसका कंपोजिशंस, इसका काम, ब्लड क्लॉटिंग, इसमें आयन को ध्यान में रखना है और ब्लड ग्रुप है। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन पढ़ेंगे कि किस व्यक्ति में कौन सा ब्लड ग्रुप है, तो किसमें कौन से ब्लड ग्रुप होने की संभावना रहती है। और एक देखेंगे अपन आरएच फैक्टर। आरएच फैक्टर अभी देख लेते हैं कि जो आरएच फैक्टर है, जो आरएच कारक है, आर का मीन्स होता है रिसस, आरएच रिसस, आरएच फैक्टर, रिसस मंकी, जो रिसस बंदर था उसमें सबसे पहले इस फैक्टर को खोजा गया था। ये जो फैक्टर होता है इसकी खोज 1940 में हुई थी। जब ब्लड ग्रुप की खोज हुई थी उसके 40वीं साल किसकी खोज हुई थी, आरएच फैक्टर की। उसकी खोज किसने की थी, पॉल लैंडस्टेनर। इसके साथ में एक वैज्ञानिक और जुड़ गया जिसे बोला जाता है वीनर। पॉल लैंडस्टेनर और वीनर दोनों ने मिलकर किसकी खोज की थी, दोनों ने मिलकर आरएच कारक की खोज की थी। किसमें, रिसस बंदर के अंदर। जिस व्यक्ति के ब्लड के अंदर आरएच फैक्टर पाया जाता है वो तो आरएच पॉजिटिव होता है, जिसमें आरएच फैक्टर नहीं होता है वो आरएच नेगेटिव होता है। इस प्रकार अपना जो कनेक्टिव टिश्यू है इसके अंदर ब्लड ग्रुप की जो पॉसिबिलिटी वाला टॉपिक है वो थोड़ा सा रह गया है और नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इसके बाद में अपन देखेंगे पेशी, नेक्स्ट टिश्यू देखेंगे अपन पेशी उत्तक, और फिर देखेंगे नर्वस टिश्यू, तंत्रिका उत्तक।